182 है। साउंड वाली बातें हैं और बातें इसमें ही कह रहा है बाबू कि 182 पर कुछ क्वेश्चन दिए गए। पहले अकेले क्वेश्चन दिया, फिर आपके 3 दिया है। कह रहा है किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। तो वायु की तरफ पहुंचता है ना भाई। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो ध्वनि है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और हम जो बोलते हैं वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर सुनाई देता है तो किसके द्वारा सुनाई देता है? तो वह सुनाई देता है वायुमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? वायुमंडल के द्वारा, यानी वायु के द्वारा होता है। तो लिखो, उत्तर में लिख लो। प्रश्न यही है कि पहले प्रश्न सुन लो। ध्वनि में उत्पन्न विक्षोभ हमारे कानों तक कैसे पहुंचते हैं? कानों तक कैसे पहुंचते हैं? कैसे पहुंचते हैं? तो उत्तर लिख लो कि ध्वनि में उत्पन्न विक्षोभ हमारे कानों तक माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं। माध्यम के द्वारा पहुंचता है तथा माध्यम के रूप में वायु रहता है। बहुत सिंपल है। ध्वनि हमारे कानों तक वायुमंडल से पहुंचता है और जो वायु होता है उसमें ध्वनि चलती है। बाबू जो ध्वनि होती है वह माध्यम में ही चलती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। आपसे कोई बात पूछे तो आप उसके बातों को बता सकते हैं कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। कोई बात आपसे कहेंगे ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक ध्वनि किस में होती है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक ठोस में होती है, क्योंकि ठोस के कण बहुत पास होते हैं। सबसे कम गैस में होती है क्योंकि गैस के कण बहुत दूर होते हैं। जिसके कण जितना ही पास होते हैं उसमें ध्वनि की चाल उतना ही अधिक होती है। हम अच्छी तरीके से जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो आप जान भी जाएंगे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। चलिए बाबू, इसमें कुछ और क्वेश्चन दिया है 182 पर ही। आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? चलिए, बड़ा सुंदर बात है आपका। एक और क्वेश्चन है और क्वेश्चन का भाव है कि आपके विद्यालय की घंटी आपके विद्यालय के या की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? कैसे उत्पन्न करती है? तो बाबू इसका उत्तर होगा, याद है ना, कंपनों की तरह उसमें ध्वनि होता है। जब उसको रॉड से पीटा जाता है तो उसमें उपस्थित कण जो होते हैं कंपन करने लगते हैं। इस तरीके से ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन कि हमारे विद्यालय में उत्पन्न, हमारे विद्यालय की घंटी में ध्वनि कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है। कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है। जब घंटी को छड़ से मारते हैं तो घंटी में उपस्थित कण
गति करने लगते हैं और हमें ध्वनि सुनाई देने लगती है और हमें ध्वनि सुनाई देने लगती है। प्यारा सा ये आपके पास कैसे घंटी में ध्वनि उत्पन्न होता है। आज हम लोगों ने जाना कि कैसे जो घंटियाँ होती है उसमें ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब घंटी को हम लोग छड़ से पीटते हैं तो जो घंटी होती है उसके कान कंपन करने लगते हैं और ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। कुछ और आगे जिक्र करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। हम सभी लोग जानते होंगे कि जो ध्वनि तरंगे होती है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो ध्वनि तरंगे हैं, मिटा दो पल्ला, जो ध्वनि तरंगे हैं उसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है क्या? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हम अच्छी तरीके जानते हैं कि जो ध्वनि तरंगे होती है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यांत्रिक तरंगे होती है। उत्तर बिल्कुल ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है, हमने कहा था कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे होती है। याद होना चाहिए आपको। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए हैं, क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि आप मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हैं और आपका मित्र अगर आवाज़ निकालता है तो क्या आप उसको सुन पाएंगे? सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं है और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, इसीलिए चंद्रमा पर जो मेरा फ्रेंड होगा, जो मेरा मित्र होगा, जब वो बोलेगा तो हमें वह आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, मिटा जाए। क्वेश्चन ये है कि जब हम अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर जाएं और यदि मित्र बोले तो हमें वह आवाज सुनाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं, चंद्रमा वायुमंडल।
तो चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है, इसलिए हमें ध्वनि जो तरंगे हैं वो सुनाई नहीं। बात समझ में आ रही? आप पृथ्वी पर मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग सुनाई दे रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर वायु उपस्थित है। कोई भी आपसे पूछे ध्वनि के बारे में तो आप इसके बारे में पूरी बात ये बता देंगे। जितना आप प्रश्न देख रहे हैं सबका आंसर भी बता देंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी में हेडिंग बना लो, ध्वनि तरंग की संचरण। संचरण का मतलब होता है गति। ध्वनि तरंग की संचरण, संचरण का मतलब होता है गति। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ध्वनि तरंग की संचरण। देखो, जो ध्वनि होती है वो निर्वात में नहीं हो सकती है, निर्वात में उत्पन्न नहीं हो सकती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा प्रवेश करती है, वायु के द्वारा जाती है, इसलिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो ध्वनि होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती। और आपसे प्रश्न भी है कि ध्वनि का संचरण, संचरण का मतलब होता है गति। तो लिखो, ध्वनि को चलने के लिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु की आवश्यकता होती है। यही होता है ध्वनि का संचरण। और लिख रहा है ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। वही बात तय हो चुका है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। ध्वनि जो कि निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि को चाल की अगर बात करें तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है, लेकिन सबसे अधिक ध्वनि का अगर चाल की आप बात करेंगे तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस में होती है। सबसे कम किस में होती है? गैस में। याद रखना, ठोस, द्रव, गैस में ध्वनि के बारे में कोई पूछे तो आप सीधे कहेंगे कि ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक ठोस में होती है और सबसे कम गैस में होती है। इसको भुलाना नहीं आप, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। सबसे कम किस में होती है? गैस में। ये चीज़ जब भी आपसे कोई पूछे तो आप चीज़ को बताने का पूरी प्रयास करेंगे, ठीक है। अब एक हेडिंग बना लो, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। मतलब ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे है। हेडिंग आपका है ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे। अच्छा, आप पढ़ कर कहा है ना, अनुदैर्घ्य का मतलब क्या आता है? अनुदैर्घ्य का मतलब क्या है? जो तरंगे हैं
वह संपीड़न और विलन के रूप में आगे बढ़ती है। ध्वनि अंगदार तरंगे होती है क्योंकि यह संपीड़न और विलन के रूप में आगे बढ़ती है। देखो ध्वनि तरंगे अनुदार्थ होती है क्योंकि ये संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। नोट करो, ध्वनि तरंगे अनुदार तरंगे होती है क्योंकि ये संपीड़न और विलन के रूप में आगे बढ़ती है, इसलिए ध्वनि तरंगों को हम लोग कौन तरंगे कहते हैं? अनुदार तरंगे कहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे तो तुरंत बताएंगे, ठीक है। अब आ जाइए, हेडिंग बना लीजिए, आयाम। आयाम जब कोई कण या तरंग अपने श्याम स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक दूरी तय करता है, जितना अधिक दूरी तय करता है उसे आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करता है। नमस्ते। इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर। नोट करो।